जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। यह हाथ नहीं कानून का फंदा है, बचकर कहां जाओगे। दौसा में नशे के सौदागर जब पुलिस के हत्थे चढ़े तो लगे फड़फड़ाने। जी तोड़ कोशिश की कानून के चंगुल से निकलने की, लेकिन उनकी एक न चली और इन स्मैकर को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया। दौसा कोतवाली को ये खबर मिली थी कि 2 युवक शहर में स्मैक बेचने आए हैं। फिर क्या था, पुलिस की स्पेशल टीम ने अपना जाल बिछाया और जयपुर से आए आसिफ और रिजवान को स्मैक बेचते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। दोनों से 18 ग्राम स्मैक भी जब्त की गई। इस दौरान आसिफ और रिजवान ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की और भागने की भरपूर कोशिश की। करीब 20 मिनट तक पुलिस कांस्टेबल नागपाल और हेमराज दोनों स्मैकर से भिड़ते रहे और गुत्थम गुत्था होते हुए नजर आए, लेकिन आखिरकार दोनों जवानों ने दोनों स्मैकर को कंट्रोल किया और गाड़ी में डालकर थाने लाया। आगे आगे रोता गिड़गिड़ाता मंचला और पीछे पीछे तमाशबीन। जिसे मौका मिल रहा है वही मंचले पर हाथ साफ कर रहा है। मंचले की मरम्मत में लड़कियां भी पीछे नहीं रहीं। तस्वीरें उदयपुर की हैं, जहां ग्रामीणों ने मंचले की जमकर धुनाई कर दी। सोशल मीडिया पर इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला भिंडर पंचायत समिति के नानदेव गांव का बताया जा रहा है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे पर डबोक के पास हुए इस घटनाक्रम में एक लड़की से छेड़छाड़ करते हुए मंचले की ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़कर पिटाई कर दी। आरोपी युवक वल्लभगढ़ का नरेंद्र सिंह बताया जा रहा है, जिसकी ग्रामीणों ने जमकर धुनाई की। युवती से छेड़छाड़ के मामले में कई ग्रामीण जमा हो गए और फिर आरोपी युवक की पिटाई करते हुए उसे पुलिस के हवाले कर दिया। लोहे के कटीले तारों में उलझकर जिंदगी की जंग लड़ती मादा पैंथर और मोबाइल पर फोटो खींचते कई तमाशबीन। एक बार फिर संवेदना ने दम तोड़ दिया। अगर इस पैंथर को समय पर रेस्क्यू कर लिया जाता तो शायद उसकी जान बच जाती। राजसमंद जिले के खमनोर पंचायत समिति के बड़ा भानुचा गांव में जंगली जानवरों को रोकने के लिए खेतों पर लगाई लोहे की कटीले तारों में 1.5 साल की मादा पैंथर उलझ गई। तारों के बीच फंसी पैंथर करीब 5 से 6 घंटे तक जिंदगी की जंग लड़ती रही, लेकिन घंटों के संघर्ष के बाद भी वो बाहर नहीं निकल पाई और आखिरकार दम तोड़ दिया। मादा पैंथर की जान बच सकती थी अगर इंसानों की संवेदना जिंदा होती। तार में फंसी मादा पैंथर की जान निकलते लोग देखते रहे, वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। बाद में राजसमंद से रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। मरुधरा में वीरूगिरी की मानो हवा सी चल पड़ी है। जिसे देखो वही टावर पर या टंकी पर चढ़ जाता है और हंगामा खड़ा कर देता है। पारिक विवाद हो या किसी दूसरे से विवाद, टंकी टावर पर चढ़ गए और नौटंकी शुरू कर दी। कोटा से आई ये तस्वीरें देखिए जनाब, कैसे टावर पर चढ़ गए और हंगामा खड़ा कर दिया। वो तो गनीमत थी कि उस समय हाई टेंशन लाइन पर करंट नहीं दौड़ रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। अब ये जनाब टावर पर क्यों चढ़े ये भी जान लीजिए। गोबरिया बावड़ी इलाके के रहने वाले इस युवक को किसी दुकानदार ने 500 रुपए उधार नहीं दिए। फिर क्या था, बेचारे ने इसे दिल पर ले लिया और बिजली टावर पर चढ़कर वीरगिरी करने लगा। वो भी ऐसी कि पुलिस के हाथ पांव फूल गए। सीआई और डीएसपी भागे भागे पहुंचे और नीचे उतरने के लिए युवक की मनुहार करने लगे, पर बंदा कहां मानने वाला था। नीचे जमा भारी भीड़ की जान हलक में अटकी थी और बंदा टावर पर मस्ती कर रहा था। आखिरकार 1.5 घंटे बाद बंदा मान गया और लोगों के साथ साथ पुलिस ने भी राहत की सांस ली। जिस मरुधरा में भीषण गर्मी के बीच लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, उसी मरुधरा में जलदाय विभाग की लापरवाही से पानी बेकार बर्बाद हो रहा है। पानी की बर्बादी की ये तस्वीर टोंक की है, जहां बीसलपुर जयपुर पेयजल परियोजना के सूरजपुरा फिल्टर प्लांट से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर पेयजल लाइन के एयर वॉल चेंबर से पिछले 6 महीने से पानी व्यर्थ बह रहा है। इसकी जानकारी मेंटेनेंस कंपनी और जलदाय विभाग को है। इसके बावजूद इस पानी की बर्बादी को रोका नहीं जा रहा है। बीसलपुर जयपुर पेयजल लाइन के वॉल चेंबर से यूं तो 12 महीने पानी का रिसाव जारी रहता है, लेकिन पिछले 6 मार्च से वॉल क्रैक होने के बाद पानी का रिसाव तेज हो गया है। इतना तेज कि किसानों की फसलें तक बर्बाद हो गई।
लेकिन उसके बाद भी जलदाय विभाग की नींद नहीं टूटी। तब से लेकर अब तक जहां पर रोजाना 5 से लेकर 10 MLD पानी व्यर्थ बह रहा है। जानकारी के मुताबिक परियोजना की सूरजपुरा फिल्टर प्लांट की स्थापना से लेकर मेंटेनेंस और प्रबंधन का जिम्मा संभाल रही L&T कंपनी का अनुबंध समाप्त हो गया है और नया अनुबंध GCKC कंपनी के साथ होना है। लेकिन अभी न अनुबंध हुआ है और न ही जलदाय विभाग को बहते पानी की फिक्र है। विदेशों में तो आपने एलिगेटर और अन्य जंगली जीवों की सड़क पर चहलकदमी करने के वीडियो बहुत देखे होंगे, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कोटा शहर का वीडियो, जो शांत माहौल के कारण इन दिनों क्रोकोडाइल सिटी साइटिंग पॉइंट बनता जा रहा है। शहर में दाई मुख्य नहर से सटे इलाकों में रात के समय मगरमच्छ सड़कों पर नाइट वॉक करते नजर आ रहे हैं। ये नजारा कैनाल रोड का है, जहाँ 5 से 6 फीट लंबा भारी भरकम मगरमच्छ नहर से निकलकर सड़क पर आ गया। कुछ देर किनारे पर थकान मिटाने के बाद उसने सड़क पर दौड़ लगानी शुरू कर दी। इस दौरान वहां से गुजर रहे एक कार चालक की नजर इस मगरमच्छ पर पड़ी, तो उन्होंने तुरंत कार रोककर मगरमच्छ का वीडियो बनाना शुरू किया। काफी देर तक सड़क के किनारे दौड़ लगाने के बाद मगरमच्छ नहर में टूटे हुए हिस्से में से पानी में उतर गया। देर रात को भी इस रोमांचक दृश्य को देखने के लिए लोगों ने अपने वाहन रोककर और मगरमच्छ के नाइट वॉक का अपनी आंखों से नजारा देखा। जून का महीना वन्य जीव प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। जी हाँ, सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में एक बार फिर से बाघों के कुनबे में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। पार्क के कुंडेरा रेंज के लकड़दा वन क्षेत्र में बाघिन T111 4 शावकों के साथ नजर आई। रणथंभौर बाघ परियोजना के मुख्य वन संरक्षक टीकम चंद वर्मा ने बताया कि बाघ परिजनों के फील्ड बायोलॉजिकल हरिमोहन मीणा को बाघिन के 4 बच्चे दिखाई दिए हैं। वहीं वन अधिकारियों को निरीक्षण के दौरान शावकों के साथ बाघिन T111 भी नजर आई। शावक करीब 2 महीने के हैं। वन अधिकारियों ने बाघिन और उसके शावकों की सुरक्षा बढ़ा दी है। उनकी सुरक्षा के लिए फेज 4 मॉनिटरिंग के अंतर्गत कैमरा ट्रैप लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही अब रणथंभौर में 21 नर बाघ, 30 मादा और 18 शावक मिलाकर कुल 69 बाघ हो गए हैं। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का दंश आज भी हजारों लोग झेल रहे हैं। बंटवारे के बाद हुए कई लड़ाइयों की वजह से दोनों देशों के बीच दुश्मनी और बढ़ती गई, जिसकी सबसे ज्यादा मार पड़ी पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं पर। पाक में बढ़ते सितम के बाद लाखों हिंदुओं ने भारत के कई राज्यों में शरण ली। राजस्थान में तो ये संख्या करीब 5 लाख के आसपास है, लेकिन आज भी 25,000 हिंदू शरणार्थी ऐसे हैं जिन्हें भारतीय कहलाने का हक अभी तक नहीं मिला है। जोधपुर के हिंदू सिंह सोढ़ा ने ऐसे लोगों के लिए संघर्ष का बीड़ा उठाया। 1990 में इन शरणार्थियों की आवाज बने सोढ़ा ने 1997 में सीमांत लोक संगठन बनाकर इनके हक की लड़ाई शुरू की। नतीजा, वो अब तक लाखों हिंदुओं को हिंदुस्तान की नागरिकता दिला चुके हैं, लेकिन अभी भी 25,000 विस्थापितों के लिए इनका संघर्ष जारी है। सोढ़ा का कहना है कि अभी तक नागरिकता देने की प्रक्रिया बहुत धीमी है, लिहाजा जिला कलेक्टर को कैंप लगाकर बचे हुए विस्थापित को नागरिकता देनी चाहिए। ऑल द साउथ एशियन रेफ्यूजीज लिविंग इन इंडिया, जितने भी दक्षिण एशिया के जो शरणार्थी हैं, वो जो यहाँ रह रहे हैं, उनका हमने एक बाकायदा पहला अपने आप में कोई सम्मेलन था, जिसमें सभी रेफ्यूजीज एक टेबल पर बैठे थे और हमने एक नीति की बात की थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए गरीबों के आशियाने का सपना पूरा करने में डूंगरपुर जिले ने कामयाबी की नई कहानी लिख दी है। जी हाँ, कोरोना काल के इस मुश्किल दौर में जिला प्रशासन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की टीम ने इस योजना के तहत अधूरे मकान को पूरा करना लक्ष्य बनाया, जिसे पूरा करने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट और प्लानिंग पर काम करते हुए अधिकारियों ने लगातार मॉनिटरिंग की और पूरी टीम ने मिलकर 93,000 से ज्यादा लोगों के आशियाने का सपना पूरा कर दिखाया। जबकि 1,54,000 आवास की मंजूरी दी गई, जिसकी वजह से हर पैरामीटर्स पर डूंगरपुर जिले को इस योजना में बेहतर काम करने के लिए देश में दूसरी और मरुधरा में पहली रैंक मिली है। प्रधानमंत्री आवास में अभी डूंगरपुर ज़िले ने राज्य में फर्स्ट पोजीशन और देश में सेकंड पोजीशन अभी पाई है और 1 लाख से ज़्यादा हमारे आवास थे, उसमें 93,000 के करीब हमने आवास पूर्ण कर लिए हैं और सभी पैरामीटर्स में अभी हम अच्छी पोजीशन में हैं। तो मेरी जो टीम डूंगरपुर की पूरी इंटायर टीम है, उसने काफ़ी मेहनत की और कोरोना काल में भी हमने लोगों को रोज़गार भी प्रोवाइड किया और आवास भी पूर्ण कराने की कोशिश की। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें।
एनसीबी की गिरफ्त में आए ये वो दो शातिर हैं जिनकी गिरफ्तारी के बाद सरहद पार से ड्रग्स सप्लाई और उन्हें देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने की एक ऐसी मॉडस ऑपरेंडी बेनकाब हुई जिसके बारे में सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, सरहद पार से जम्मू कश्मीर और फिर मुंबई तक फैले 100 करोड़ के ड्रग्स सिंडिकेट के तार टेरर फंडिंग से भी जुड़े हैं और इस टेरर फंडिंग नेटवर्क में डी कंपनी शामिल है। सूत्रों की माने तो 100 करोड़ के इस ड्रग्स सिंडिकेट के मास्टरमाइंड सीमा पार बैठे हुए हैं और उनके मोहरे कमीशन बेसिस पर महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, राजस्थान समेत देश के दूसरे हिस्सों में ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं। ड्रग्स सप्लाई करने के लिए इस धंधे से जुड़े शातिर डी कंपनी के लिंक का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रग्स से कमाए पैसे का इस्तेमाल देश में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ड्रग्स का पैसा हवाला या फिर किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए खाड़ी के देशों में पहुंचाया जाता है और फिर वहां से ये पैसा आतंक के आकाओं तक पहुंचता है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के मकसद से पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने अपने गुर्गों की ट्रेनिंग, असलहे और बारूद के लिए नार्को टेररिज्म का रास्ता अपनाया है। शनिवार को गाजियाबाद पुलिस और दिल्ली क्राइम ब्रांच की एक टीम ने दिल्ली के LNJP अस्पताल के पास से लोनी में मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई के मामले के मुख्य आरोपी उम्मेद पहलवान को गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ साथ इसी मामले के एक और आरोपी गुलशन को भी गिरफ्तार किया गया। पिछले कुछ वक्त से दोनों फरार थे और गाजियाबाद पुलिस बड़ी शिद्दत से उम्मेद पहलवान की तलाश कर रही थी। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक वो सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो पोस्ट करने के मामले के सभी 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। उम्मेद पहलवान व्हाट्सएप के जरिए कुछ लोगों के संपर्क में भी था। चूंकि गाजियाबाद पुलिस ने उसके मोबाइल फोन को सर्विलांस पर डाला हुआ था, लिहाजा जैसे ही पुलिस को दिल्ली में उसकी मौजूदगी होने का पता लगा तो गाजियाबाद पुलिस की एक टीम दिल्ली पहुंची और LNJP अस्पताल के पास से उम्मेद और मामले के एक और आरोपी पॉली उर्फ गुलशन को भी गिरफ्तार कर लिया। देश में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं और नतीजा ये कि धीरे धीरे राज्यों में ढील और छूट दी जा रही है, लेकिन ढील मिलते ही ढिलाई भी शुरू हो गई है। दिल्ली सहित देश के अलग अलग बाजारों में हालात बिगड़ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे पाबंदी हटते ही लोग कोरोना को भूल ही गए। ना ही मास्क ठीक से लगाने की चिंता है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ही किसी को ख्याल है। ऐसे ही हालात को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने राज्यों को आगाह किया है। केंद्रीय गृह सचिव ने भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि ढील देने के साथ साथ सावधानी जरूर बरतें। सभी राज्यों को आदेश दिया गया है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूर कराएं। इसके साथ ही टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन का काम भी जारी रहे। गृह सचिव ने कहा कि कोरोना के केस तो घट रहे हैं, लेकिन सतर्कता और गंभीरता जरूरी है। होशियार, कोरोना करेगा पलटवार। लापरवाही हुई तो मचेगा हाहाकार। समझिए, इशारों में कह रही है सरकार। छह से 8 हफ्तों में कोरोना की तीसरी लहर। न तो ये भविष्यवाणी है, न ही आशंका। ये चेतावनी है कि अगर लापरवाही नहीं रुकी तो फिर कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने दी है। डॉक्टर गुलेरिया ने एक टीवी कार्यक्रम में कहा है कि हमने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है और फिर से कोरोना नियमों का पालन करने में लापरवाही देखी जा रही है। ऐसा लगता है जैसे पहली और दूसरी लहर में जो कुछ हुआ हमने उससे कुछ सीखा नहीं। फिर से भीड़ जमा हो रही है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ने में समय लगेगा, लेकिन अगले 6 से 8 हफ्तों में केस बढ़ने लगेंगे या कुछ और देर से। ये सब निर्भर करता है कि हम कैसे कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं और भीड़ इकट्ठा होने से रोक रहे हैं। अभी तो खौफ के बादल छटे हैं,
इसी महीने में तो भारत को कोरोना की दूसरी लहर से थोड़ी राहत मिलती दिख रही है, लेकिन ये पूरी तरह मंद नहीं पड़ी है। ये वायरस हमारे बीच अभी भी है और जब तक ये इसके म्यूटेड होने की संभावना भी बनी हुई है। अगले महीने आपके थाने में अगर महिला थानेदार मिले तो चौंकिएगा मत। ये बदलाव सिर्फ थानेदार के तौर पर ही नहीं बल्कि एसडीओ, बीडीओ और सीओ समेत एसडीएम के पद पर दिख सकता है। और ये हो रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस आदेश से जिसके तहत प्रदेश सरकार अब क्षेत्रीय स्तर की पोस्टिंग में 35% आरक्षण देने जा रही है। अब सवाल है कि बिहार सरकार ऐसा क्यों कर रही है? चलिए पहले ये समझिए। महिलाओं को सशक्त करने का फैसला 7 निश्चय पार्ट 2 का हिस्सा है, जिसका मकसद स्थानीय प्रशासन में महिलाओं को पर्याप्त स्थान दिया जाना है। ये फैसला बीडीओ, सीओ, एसडीएम और थानेदार जैसे पदों पर लागू होगा, जिसके तहत ट्रांसफर पोस्टिंग में महिलाओं को 35% प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अब तक महिलाओं के प्रतिनिधित्व से संबंधित विभागों से जवाब मांगा गया है। 1 जुलाई को 7 निश्चय पार्ट 2 की समीक्षा के लिए फिर बैठक होगी और उस बैठक में महिलाओं के प्रतिनिधित्व मिलने को लेकर समीक्षा होगी। दिल में लगन और इरादे नेक हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। महाराष्ट्र के वाशिम के रामदास ने ऐसा ही कुछ कर दिखाया, जिसे आम इंसान करना तो दूर सोचने की भी हिम्मत नहीं कर पाता। जी हाँ, वाशिम के जामखेड़ के रामदास ने लॉकडाउन के दौरान अपनी पत्नी और 12 साल के बेटे के साथ मिलकर 22 दिनों में कुआं खोद डाला। वाशिम जिला महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित जिलों में शामिल है। रामदास भोपले के गांव में पानी की किल्लत थी, इसलिए उन्होंने तय किया कि वे इस दिक्कत को दूर करेंगे। इन्होंने अपना मकसद अपनी पत्नी और बेटे को बताया। इन दोनों ने भी रामदास भोपले का पूरा साथ निभाया। 22 दिनों के अंदर 20 फीट जमीन से नीचे घर के ही भीतर एक कुआं खुद चुका है। पानी निकल आया है। आज घर में पानी की दिक्कत दूर हुई है। इस परिवार ने तय किया कि वे गांव भर की दिक्कत दूर करेंगे। कुआं अभी और 5 से 10 फीट गहराई तक खोदेंगे, जिससे न सिर्फ इनके घर को पानी मिलेगा बल्कि गांव भर को पानी दिया जाएगा। अभी पानी इतना है कि मेरे अकेले घर का गुजारा हो सकता है, लेकिन सर किसी मोहल्ले वालों का या गांव वालों का नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग 5-10 फीट और खोद लें, जिसकी वजह से कुएं में पानी का स्टॉक ज़्यादा बढ़ जाए और हमारे साथ साथ मोहल्ले वालों को भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर रहे मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। सभी अपने अपने तरीके से महान एथलीट को याद कर रहे हैं। ऐसे में दुनिया के मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अपनी कालजयी कलाकृति के जरिए फ्लाइंग सिख को श्रद्धांजलि दी। सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पुरी के समंदर तट पर अपनी अनोखी कला से मिल्खा सिंह को मानो जीवंत कर दिया। फिर ट्रैक की आकृति पर दौड़ते मिल्खा सिंह मानो आसमां छू रहे हैं। सुदर्शन पटनायक ने कहा, देश के लिए हवा की तरह उड़ने वाले महान खिलाड़ी और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत सरदार मिल्खा सिंह हर हिंदुस्तानी के दिल में सालों तक रहेंगे। बता दें, 18 जून को चंडीगढ़ के पीजीआई हॉस्पिटल में मिल्खा सिंह का निधन हो गया। पतित पावनी मां गंगा की धरती पर अवतरण का पर्व गंगा दशहरा पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया गया। हालांकि कोरोना गाइडलाइंस की पाबंदियों के कारण पर्व पर वो उल्लास नहीं दिखा, लेकिन मां गंगा के भक्तों ने सांकेतिक रूप में ही इसे मनाकर भारतीय संस्कृति के संस्कार को साकार कर दिया। इस मौके पर वाराणसी के कई घाटों पर गंगा स्नान का पुण्य लाभ अर्जित किया। श्रद्धालु हर हर गंगे का नाद करते हुए घाटों तक पहुँचे और पुण्य सलिला मां गंगा के दर्शन के साथ साथ आस्था की डुबकी लगाई। स्नान के बाद लोगों ने धूप दीप नैवेद्य के साथ मां की पूजा अर्चना की। इस मौके पर गंगा आरती का भी आयोजन किया गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को धरती पर मां गंगा का अवतरण हुआ था, जिसे गंगा दशहरा के तौर पर मनाया जाता है। गंगा दशहरा का काशी में एक विशेष ही महत्व है।
ऐसा है कि हर साल के ज्येष्ठ महीने को शुक्ल पक्ष में जो 10वीं तिथि आती है उसे गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से होकर पृथ्वी पर आई थी, इसलिए उनका अवतरण के रूप में मनाया जाता है। आज यहाँ पर बहुत भीड़ लगती थी, लेकिन आज कोरोना के चलते यहाँ पर बहुत कम भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर दान पुण्य भी बहुत होता था। क्या क्या लोग दान करते? दान का बहुत चावल, पैसा, अन्न, सोना, चांदी। लेकिन आज ऐसा है कोरोना के चलते कि कवेदम घाट जो है पूरी खाली है, एक भी पब्लिक देखने को नहीं मिलती है, तो अंदीना से भी ज्यादा खाली है इस समय। शिप्रा नदी के रामघाट स्थित नीलगंगा सरोवर पर गंगा दशहरा उत्सव मनाया गया। मां शिप्रा को 101 फीट लंबी चुनरी भी उठाई गई। इससे पहले विधि विधान से शिप्रा गंगा माता का अभिषेक पूजन कर माता गंगा से कोरोना से मुक्ति के लिए प्रार्थना की गई। इस मौके पर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिप्रा गंगा माता की पूजा अर्चना कर चुनरी अर्पित की। गंगा दशहरा के अवसर पर नील गंगा स्थित प्राचीन सरोवर पर कुंभ सा नजारा देखने को मिला। यहाँ सुबह अखाड़ों के संतों ने सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई और इसके पश्चात गंगा माता का पंचामृत अभिषेक पूजन किया। मोक्षदायिनी शिप्रा के तट पर गंगा दशहरा उत्सव मनाने की परंपरा पुरानी है। शिप्रा लोक समिति यहाँ हर साल शिप्रा परिक्रमा यात्रा का आयोजन करती है। हालांकि बीते 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण के कारण यात्रा स्थगित की जा रही है। आज गंगा दशमी का प्रोग्राम रखा गया है। गंगा दशमी का अभिषेक पूजन हुआ है। गंगा दशमी अवतरण दिवस है शिप्रा जी का, तो उनका अभिषेक पूजन रखा गया। मंत्री जी माननीय महाराज श्री महामंडलेश्वर जी, भगवान बापू जी, मोहन यादव जी, पारस जैन जी और कुंडवाला परिवार की ओर से ये अभिषेक पूजन रखा गया। चलिए अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। रूस के अधिकार क्षेत्र वाले क्राइमिया में आई बाढ़ ने वहां तबाही मचाई। भारी बारिश की शक्ल में आसमान से बरसी आफत ने वहां के कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वहां की इमारतें और गाड़ियां सैलाब से घिर गईं। आसमान से ली गई तस्वीरों में वहां चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। हाईवे पर बसें पानी से लबालब सड़कों पर आगे बढ़ने की कोशिश करती दिखी, जबकि मकानों के बाहर खड़ी कारें तो पूरी तरह से पानी में डूबी नजर आईं। लोग बाल्टी के जरिए अपने घरों से पानी को बाहर निकालने की कोशिश करते दिखे, जबकि कई बेबस मदद पहुंचने का इंतजार करते नजर आए। राहत और बचाव टीमों ने नाव के जरिए वहां फंसे लोगों को बाहर निकाला और फिर ट्रक के जरिए उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में उसके सुरक्षा बल के जवानों के हाथों फिलिस्तीन के एक नाबालिग की मौत ने इलाके में तनाव को बढ़ा दिया। हालांकि इजराइल की सेना ने दावा किया कि उसके जवान पर विस्फोटक फेंककर शुरुआत फिलिस्तीन के लड़के ने की थी, जिसके जवाब में जवान ने गोली चला दी, जिससे 15 साल के फिलिस्तीन के नाबालिग की मौत हो गई और पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। नाबालिग को आखिरी विदाई देने के लिए बाकायदा फिलिस्तीन के सुरक्षा बल के जवान उसके घर पहुंचे। उन्होंने उसे सलामी भी दी और उसके शव को कंधा भी। इसके बाद तो फिलिस्तीन के लड़के के जनाजे में शामिल होने के लिए सैकड़ों लोग अपने घरों से निकल आए और उसके शव को लेकर पूरे गांव में घूमे। उनके दिल में नाबालिग को खोने के गम से कहीं ज्यादा इजराइल पर गुस्सा था, जो उनके दिल से निकलकर होठों पर आ गया। लोगों के लब तभी रुके जब नाबालिग को कब्रिस्तान में दफना दिया गया। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।